जब इसका बेसिक्स फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो ये क्यों है, तो अलग अलग देशों के साथ हम लोग तुलना करेंगे तो वहां ये पता लग जाएगा। असल में आपको अगर टॉपिक दिया गया तो उससे रिलेटेड सारा बात जानना पड़ेगा तथा आने वाला समय में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ेगा और अपने आयाम में राजनीति अपने आप को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करेगा। तो सरकार के सामने यह चैलेंज नहीं आए कि वर्तमान समय में कैसा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, इसके लिए अनुच्छेद 368 लाया गया। और इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मींस ये होता है कि राज्य कितना भी बन जाए, भारत को हमेशा क्या रहना है, क्षेत्रों का होगा जो भारत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, और स्थापना उन क्षेत्र का होगा जो भारत का क्षेत्र है, और उनमें कुछ आप परिवर्तन करना चाहिए। वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव आपको एंटरटेन करना नहीं है कि कोई कहानी रच रहे हैं उसमें फिर पढ़ा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है अपने पास। हमेशा याद रखिएगा, वीडियो का पर्पस टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम में जैसा एमसीक्यू है, और हमेशा जो कंटेंट हम लोग के पास रहता है इसलिए रहता है कि आपका सीधे सीधे हम क्वेश्चन फंसा पाए एग्जाम में, और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपसे ज्यादा एमसीक्यू हम एग्जाम में सॉल्व करवा पाए। ध्यान रखिए। द्रोणालय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपके सामने सबडी बीपीएससी के सीरीज को देखते हुए ये वीडियो, ठीक है, लाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपके सामने उन सब वीडियो को अब डाला जाएगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में फायदा करेगा। इसके अलावा जो टारगेट बैच वाले बच्चे हैं, बिहार पुलिस वाले या दरोगा वाले या बीएसएससी वाले जो इंटर स्तरीय फॉर्म डाले हुए हैं, इस वीडियो को भी वे देखेंगे और अपने चीज को रिवीजन में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एग्जाम में लिखा गया है भारत के संविधान का कोई एक टॉपिक, एग्जाम्पल के तौर पर भाग 1, ठीक है, जिसमें कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा होता है, तो ये अब मायने और दायरा खत्म हो गया है कि इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और सर्विस कमीशन है तो इससे बढ़ा के पूछेगा। आपको अगर टॉपिक दिया गया तो उससे रिलेटेड सारा बात जानना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक ना। चलिए, अब बिना समय बर्बाद करके वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि हम लोग जो संविधान के बारे में पढ़ते हैं इसका वास्तविक नाम भारतीय संविधान है, ये बात याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जब इसका बेसिक्स फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो ये क्यों है, तो अलग अलग देशों के साथ हम लोग तुलना करेंगे तो वहां ये पता लग जाएगा। बात समझ में आए। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि संविधान जब हम लोग खोलेंगे तो संविधान अरेंजमेंट जो होता है वो भाग का होता है, और कुल मूल भाग कितना है तो 22, और भाग जब खुलेगा तो याद रखिएगा अनुच्छेद के द्वारा खुलेगा, और टोटल अनुच्छेद कितना है उसमें तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है। और ये मूल अनुच्छेद के बारे में चर्चा है। अब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण उस स्तर का था, उनको पता था आने वाला समय में राजनीतिक गतिशीलता बढ़ेगा और अपने आयाम में राजनीति अपने आप को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करेगा। तो सरकार के सामने यह चैलेंज नहीं आए कि वर्तमान समय में कैसा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, इसके लिए अनुच्छेद 368 लाया गया, और उसी अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन में परिवर्तन करने का बाद संविधान में उल्लेखित करा गया और संसद को यह शक्ति प्रदान की गई। अर्थात यहाँ पर यह बात आपको समझना है कि संविधान में जो परिवर्तन होता है संशोधन के माध्यम से होता है, और ये करने की शक्ति किसमें है तो संसद में निहित है। और ये कौन सा अनुच्छेद प्रोवाइड करता है तो आर्टिकल 368, ठीक है। अब ये बात समझना है, और उसी अनुच्छेद के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में टोटल हम लोग के पास अनुच्छेदों का संख्या कितना बन पड़ा है, 444 से ज्यादा। यानी मूल में हम लोग के पास 395 है, और प्रेजेंट टाइम में संशोधन करते हुए कुल अनुच्छेदों का संख्या 444 से ज्यादा हो चुका है, और भागों का संख्या कुल कितना हो चुका है तो 25, ठीक है। उसी में से आज हम लोग पहला भाग, जिसको भाग 1 कह रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं भाग 1 को लेकर के। तो सबसे पहले यह बात समझना होगा कि भाग 1 कहता क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करना है। और याद रखिएगा कि भाग 1 में आर्टिकल का जो रेंज है आर्टिकल 1 से 4 तक है। पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि सबसे पहले पॉलिटी में आप आर्टिकल का रेंज को जब तक आप ढंग से अरेंज नहीं करेंगे तो आप एक भाग को दूसरे भाग से फिल्टर नहीं कर पाइएगा, और इसी तरह से आपका आर्टिकल का होच पोच होते रहेगा। तो बेहतर हो भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, मतलब भाग 1 का जितना भी बात है 1 से 4 तक में खत्म हो जाना है, ठीक है। फिर भाग 2 में जाएंगे तो 5 से 11 नागरिकता है। भाग 3 में जाइएगा तो आर्टिकल 12 से लेकर के याद रखेंगे 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। उसी तरह से क्रमशः डीपीएसपी, फिर संघ, फिर राज्य, इसी तरह से बात आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग भाग 22 तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले भाग 1 को, ठीक है, बहुत फैक्चुअल बात जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा वहां से बात करके इसको समाप्त करते हैं। फिर आगे अगर 2 मिनट हम लोग के पास समय बचेगा तो आगे के स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, यहां तक ना। चलिए कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 में जो बात लिखा हुआ है, ठीक है, संघ
का नाम और राज्य क्षेत्र। और जब आप इस अनुच्छेद को खोलेंगे तो इसमें आर्टिकल 1 का क में ये बात लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जबकि ये बात पता है कि भारत में संघात्मक ढांचा है जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। संविधान निर्माण करते समय याद रखेंगे कि हम लोग के प्रारूप समिति का एक रिकमेंडेशन था कि भारत जो है वो यूनियन होगा। किसका? तो राज्यों का। और याद रखिएगा कि राज्य दो तरह के केंद्र का निर्माण करते हैं, एक फेडरल आधार पर, एक यूनियन आधार पर। हम लोग यूनियन आधार पर लिए हैं, अमेरिका फेडरल आधार पर है। और फेडरल आधार पर राज्य बहुत ताकतवर होता है, बात समझ में आ रहा है। और यूनियन आधार पर राज्य को कुछ व्यापक शक्ति दे करके, अगर बात कहा जाए संघात्मक ढांचे के अनुसार, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। और यह बात याद रखिएगा, ऐसा इसलिए हो पाता है कि भारत राज्यों के अनुबंध का परिणाम नहीं है। इसका मतलब भारत कोई भी राज्य के कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। बस में इसका निष्कर्ष इस रूप में निकलेगा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भारत में राज्य टूटेंगे, ठीक है, बड़े होंगे, छोटे होंगे, लेकिन फिर भी भारत को हमेशा एक रहना है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यह बात समझ सकते हैं कि 1956 तक हम लोग के पास राज्य 14 और यूटी कितना, तो याद रखिए यूटी 6। लेकिन जब हम लोग, अब भाई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, 4 जुलाई 2024 तक, तो कुल राज्यों का संख्या वर्तमान में याद रखेंगे 28 राज्य और 8 यूटी है, और 8 यूटी है। तो कहीं ना कहीं ये बात पता चला कि जब राज्य का अब संख्या, ठीक है, दोगुना हुआ तो भारत 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये बात हुआ कि भारत में राज्य का विनाश होता रहेगा, लेकिन भारत हमेशा अविनाशी संघ के रूप में खड़ा रहेगा। ये बात का पूर्ति कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि भारत राज्यों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत राज्य का यूनियन है, संघ है। बात समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर आप अंग्रेजी देखेंगे, इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, मीन्स ये होता है कि राज्य कितना भी बन जाए, भारत को हमेशा क्या रहना, एक। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप यूनियन व्यवस्था के तहत राज्य को किसी केंद्र में जोड़ते हैं, तो राज्य के पास इतना ताकत नहीं है कि वो केंद्र को छोड़ करके पलायन कर जाए या केंद्र को कंट्रोल करने लगे। ये फेडरलिज्म व्यवस्था में होता है, ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप आएंगे, अब आपके सामने ये बात रखा गया है आर्टिकल 1 का ख। आर्टिकल 1 का ख में बोला गया है राज्य और राज्य के क्षेत्र अनुसूची 1 के अनुसार विनिर्दिष्ट होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा आर्टिकल 1 का ग। आर्टिकल 1 का ग बोला गया है कि भारत में वैसे क्षेत्र सम्मिलित होंगे, वैसे क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो भारत में या तो राज्य होंगे या तो भारत में यूटी होंगे, जिसको आप संघ राज्य क्षेत्र कहेंगे, और जिसे अर्जित किया जाएगा। और अर्जित करने के बाद, अर्जित किया जाएगा, और जिसे अर्जित करने के बाद आप या तो यूटी में डालेंगे या तो आप राज्य में डालेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप अनुच्छेद 1 को देखें, अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद को देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्रमशः जिसमें जो बात लिखा गया है उतना ही बात अभी आप फिलहाल याद रखेंगे, ठीक है, यहां तक ना। अब आ जाइए, लिखा हुआ है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये बात कहता है नए राज्यों का प्रवेश। और याद रखिएगा नए राज्यों का प्रवेश, और हम तुलना कर देते हैं, ठीक है, आर्टिकल 3, वो बाद में हम बोर्ड पे लिख देंगे, वहां है नए राज्यों का स्थापना। इन दोनों में अंतर है,
प्रवेश उन क्षेत्रों का होगा जो भारत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, और स्थापना उन क्षेत्र का होगा जो भारत का क्षेत्र है, और उनमें कुछ आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो पहले दोनों अनुच्छेद में विभेद कर लें आप। ठीक है, यहां तक ना। हम लोग बात कर अनुच्छेद 2 का, और इसमें यह बात लिखा हुआ है नए राज्य का प्रवेश। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो सिक्किम पहले एक देश था, तो सिक्किम को सर्वप्रथम भारत का सहराज्य बनाया गया, और यह बनाने के लिए हम लोग संविधान संशोधन किए, 35वां संविधान संशोधन 1974। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद याद रखिएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। और ये भी बात याद रखिएगा, सिक्किम भारत का जब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो भारत का 22वां राज्य था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात सेट हो रहा है यहां तक। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 2 इस बात का चर्चा करता है। और याद रखिएगा कि जो बात पर हम संविधान संशोधन डालते चले जाएंगे, आप रिमार्क करते चले जाइएगा कि सहराज्य बनाया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा। होता क्या है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव आपको एंटरटेन करना नहीं है कि कोई कहानी रच रहे हैं उसमें फिर पढ़ा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है अपने पास। हमेशा याद रखिएगा वीडियो का पर्पस टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम में जैसा एमसीक्यू है, और हमेशा जो कंटेंट हम लोग के पास रहता है इसलिए रहता है कि आपका सीधे सीधे हम क्वेश्चन फंसा पाए एग्जाम में। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपसे ज्यादा एमसीक्यू हम एग्जाम में सॉल्व करवा पाए। ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर मार्कर मेरा चेंज होकर के कलर बदलेगा वहां पर जरूर आपका एमसीक्यू रहेगा। आपसे देखना पड़ेगा कि आपसे सिक्किम के बारे में क्या पूछ रहा है, वो आपसे सहराज्य पूछ रहा है या पूर्ण राज्य पूछ रहा है। दोनों के लिए ईयर अलग, दोनों के लिए संविधान संशोधन अलग। पहले सहराज्य आएगा, उसके बाद पूर्ण राज्य आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है सवाल आपसे पूछा जाए सिक्किम को भारत का सहराज्य कब बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? 1974, 1975, 1976, 1977, तब 1974 मारना पड़ेगा। संविधान संशोधन लगा के पूछे तो 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, तो क्या लगाना है? 35वां लगाना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पर ज्यादा बात नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग का उद्देश्य यह है कि भाग 1 को बहुत जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जैसा वीडियो का कमेंट वगैरह आएगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वीडियो का लेंथ भी बड़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 तरह से वीडियो को बांट दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो का लेक्चर सुन करके घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक है, या नहीं तो आप बोलेंगे सर कुछ बेस्ट एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस आप करवाएं, तो उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक चलिए आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे, और याद करिएगा कि पूरा वीडियो आराम से देखिए, जो पेज भर जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहां तक ना। चलिए ध्यान रखेंगे। ये अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 3 में यह बात लिखा है, नए राज्यों का स्थापना। और इस आर्टिकल को जब आप खोलेंगे तो यह बात क्लियर कर देगा कि पहले से भारत का कोई राज्य होगा जिसको आप नाम परिवर्तित करके, सीमा परिवर्तित करके, इत्यादि करके उसमें आप क्या करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। तो इसको अब खोला जाए। आर्टिकल 3 का क, आर्टिकल 3 का क यह बात कहता है कि 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य, या एक राज्य को तोड़कर 2 नया राज्य, या एक राज्य के एक क्षेत्र को दूसरे राज्य में जोड़कर नया राज्य आदि प्रक्रिया द्वारा राज्यों का स्थापना। बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में चर्चा है। उसी तरह से आप आएंगे तो आर्टिकल 3 का ख कहता है राज्यों का, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने से संबंधित अगर कोई तरह का परिवर्तन करना हो तो आप 3 का ख यूज करेंगे। आर्टिकल 3 का ग
अगर आप राज्यों के क्षेत्रफल को घटाने से संबंधित अगर कोई बात करेंगे, ठीक है, तो आप 3 का ग प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का घ, ठीक है। अगर आप राज्य के सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप 3 का घ प्रयोग करेंगे, और 3 का अंग, अगर आप राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? 3 का अंग। ये टोटल आर्टिकल 3 का राज्यों के स्थापना के संदर्भ में अनुच्छेद का विवरण था। अब ध्यान रखिएगा कि अब आर्टिकल 4 हम लोग का ये बात कहता है कि अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 तथा अनुच्छेद 2 में कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको यह बात समझना है कि क्या ये भारत में राज्य का स्थापना को लेकर के है, प्रवेश को लेकर के है, लेकिन ये बात है कि अगर भारत को कोई क्षेत्र को देना पड़ जाए किसी देश को लेकर के, क्या वो संविधान संशोधन के दायरे में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। एक मामला आया था, ठीक है, बेरूबाड़ी, ठीक है, भारत संघ मामला। तो याद रखिएगा, बेरूबाड़ी तत्कालीन पाकिस्तान, जिसको आज के डेट में बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, उसमें ये क्षेत्र आता था। और याद रखिएगा, ये 1952 में एक मामला गहराया, और इसके बाद एक घटना घटा कि फिरोज शाह नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1958 में एक समझौता हुआ, जिसको आप नून नेहरू समझौता कहते हैं। इसके तहत, ठीक है, बेरूबाड़ी को बांग्लादेश को, यानी उस समय के पाकिस्तान को देने का फैसला करा गया। और उसी को लेकर के याद रखिएगा, एक 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया, और पारित करने के बाद ये जो क्षेत्र है बेरूबाड़ी, ठीक है, इसके साथ साथ एक क्षेत्र था खुलना, किसको सुपुर्द किया गया? तो बांग्लादेश को। तो याद रखिएगा, उस समय का ये तत्कालीन क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान था। बात क्लियर हो गया? उसी तरह से याद रखिएगा कि एक 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत सरकार क्या करा है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरित करा है, ठीक। और ये भूमि स्थानांतरित कैसे हुआ है? भारत का 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के 6,000 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका किसको प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है। ये बात याद रखेंगे। तो इन जगह का जब आदान प्रदान होगा तो आवश्यक बात यह है कि आप संविधान संशोधन करेंगे, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जब आप नए राज्य का स्थापना और प्रवेश करवाएंगे तो उसके लिए संविधान संशोधन का आवश्यकता नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? तो आर्टिकल 4 कह रहा है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गया? अब यहां पर यह बात समझना है कि जब आप नए राज्य का स्थापना और प्रवेश कर रहे हैं, इसको लेकर के कुछ संविधान संशोधन करा गया, जिसको आप 5वां संविधान संशोधन अब प्लस 18वां संविधान संशोधन के रूप में देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत यह बात स्पष्ट करा गया कि अगर राज्य के प्रवेश और स्थापना को लेकर के अगर कोई विधेयक को लाया जाएगा तो उसका प्रक्रिया कैसा रहेगा। बात समझ में आया? इसमें कुछ नियम का चर्चा किया गया। देखिए, राज्यों का ठीक स्थापना से संबंधित अगर कोई विधेयक आ रहा है तो कुछ शर्त है। शर्त नंबर 1 ये है कि ये मामला कहां से आएगा? संसद से। समझ में आ रहा है बात ना? दूसरा बात कि प्रस्तुतिकरण
करने के पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक होगा। याद रखिएगा, बिना राष्ट्रपति का अनुमति का कभी भी, ठीक है, इस तरह का विधेयक आप ला नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार को जानने का समय सीमा का निर्धारण करेंगे, और ये राष्ट्रपति करेंगे, ये बात याद रखेंगे। और यदि राज्य विधान मंडल द्वारा कोई सुझाव, या इसको आप परामर्श कह सकते हैं, परामर्श दिया जाए तो आवश्यक है कि इसे ध्यान में रखा जाएगा, किंतु यह सुझाव या परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं होगा। ये बात याद रखिए, यानी राज्य के द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव इस प्रोस्पेक्टिव में बाध्यकारी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें मतदान का जो स्वरूप होगा वो कैसा रहेगा, तो साधारण। और याद रखिएगा, साधारण मतदान का अर्थ होता है कि 50% + 1, यही साधारण विधेयक का, ठीक है, एक नेचर होता है। इसके लिए साधारण मत का आवश्यकता पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो बात है कि संशोधन के अनुसार दिया गया व्यवस्था। अब आपको समझना है, क्या भारत में राज्य के निर्माण को लेकर के जो आधार बनाया गया वो धर्म था, प्रशासनिक था या भाषा था? तो याद रखिएगा कि भारत में राज्य का निर्माण किस आधार पर होता है? निर्माण केवल भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर। जबकि ये बात पता है कि भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण भाषा और धर्म के आधार पर होता है, लेकिन राज्य का निर्माण केवल किसके आधार पर होगा? तो ये याद रखेंगे, भाषा के आधार पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यवस्था शुरुआत से था या कोई समिति इसका रिकमेंडेशन करा? तो याद रखिएगा, ये समिति रिकमेंडेशन हुआ है, ठीक है, फजल अली आयोग या समिति के सिफारिश पर। समझ में आ रहा है बात? और याद रखिएगा, इसमें 3 मेंबर थे, यानी ये जो समिति थी त्रिसदस्यीय समिति थी, जिसमें कि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद याद रखिएगा हृदय नाथ कुंजरू, उसके बाद के.एम. पनिक्कर, ठीक है, ये 3 व्यक्ति इसके सदस्य थे, जिसमें कि फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन क्या ये पहली समिति थी जो राज्य का पुनर्गठन को लेकर के यह बात करी थी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इसके पूर्व अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएंगे कि इस समिति का आवश्यकता क्यों पड़ा, इस समिति ने भाषा के आधार पर क्यों राज्य के निर्माण को लेकर के बात करा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये आप फजल अली आयोग को आप राज्य पुनर्गठन समिति भी आप कह सकते हैं, जिसका स्थापना, याद रखिएगा, स्थापना 22 दिसंबर 1953 को होगा। और ये घटना समझने के पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। विभाजन के बाद भारत में राज्य को पुनर्गठन करने के लिए मांग उठा। उसमें सबसे पहले
तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश के गठन का मांग किया जाने लगा, लेकिन इनके मांग के महत्व को प्राथमिकता नहीं मिला। कारण था कि लगातार जो नेता थे, ठीक है, पोट्टी श्री रामालू, ये आमरण अनशन पर बैठे थे। और याद रखिएगा, पोट्टी श्री रामालू जो हैं वो महात्मा गांधी के बहुत सन्निकट हैं और ये रेलवे इंजीनियर थे। और महात्मा गांधी इनके कंधे पे हाथ रख करके बोले थे, ठीक है, कि अगर साउथ में अगर कोई व्यक्ति है दक्षिण भारत में, ठीक है, जो मेरे ऐसा आंदोलन करने में बड़ा माहिर हो सकता है, तो ये पोट्टी श्री रामालू हैं। इनका कद बहुत मजबूत है साउथ में, और शायद इसी कद मजबूती के कारण इनको तेलुगु भाषी आंदोलन का नेता भी बनाया गया था। और जब ये आमरण अनशन किए तो लगभग 53 दिन के आमरण अनशन के बाद इनका क्या हो गया, मृत्यु। अब मृत्यु हो जाने के बाद मांग बहुत उग्र हुआ। उसी उग्र आंदोलन को देखते हुए इसका परिणाम यह हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों के लिए, कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया गया। ठीक, अब इसी को देखते हुए अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण का मांग करने लगे। उसी के कारण फजल अली आयोग को गठित किया गया। कब? 22 दिसंबर 1953 को। और यह समिति अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो याद रखिएगा 1955 में। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा कि इन्हीं के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से उस समय कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य हुए। ये बात ध्यान रखिएगा। और यूटी का संख्या कितना बताया गया? राज्य कितना हो गया हम लोग के पास? तो 14। और यूटी का संख्या कितना था उस समय? तो याद रखेंगे 6। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी दो बात आप ध्यान रखेंगे। फजल अली आयोग के ठीक पूर्व 2 समिति का और गठन किया गया था। एक समिति धड़ समिति थी, और इनका गठन जो था वो जून 1948 में गठित किया गया। और रिपोर्ट यह प्रस्तुत जो करे थे ये 1948 में दिसंबर में करे हुए थे। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका जो मॉडल था वो प्रशासनिक आधार पर राज्य को लेकर के बनाने का बात करे थे, जिसके कारण से भाषा के आधार पर जो मांग उठ रहा था, ठीक है, ये जैसे मैसेज उन लोगों में गया तो ये जो बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। इसके विरोध को देखते हुए, ठीक है, ये खारिज करा गया। और दिसंबर 1948 में ही एक समिति और बनाया गया, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया समिति। ठीक है, 3 व्यक्ति को ध्यान रखिएगा। और यह समिति याद रखिएगा अप्रैल 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिर भी भाषा के आधार पर राज्य का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि अपना रिपोर्ट ये, ठीक है, ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दी और अपने राज्य को इंटीग्रेट करने में ये ज्यादा ध्यान देने लगी। ठीक है, यहां तक ना। इसके बाद ये परिणाम घटेगा जिसमें तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंदोलन का मांग होगा। पोट्टी श्री रामालू आमरण अनशन करेंगे। परिणाम होगा 53 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु होगा। और 1 अक्टूबर, ठीक है, 1953 को तेलुगु भाषी नाम का एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसी के बाद 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का स्थापना होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और फजल अली आयोग में 3 मेंबर होंगे। अध्यक्ष फजल अली जी को जाएगा। और ये रिपोर्ट कब? 1955 में। और इसी रिपोर्ट के सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया जाएगा। और उस समय 56 तक भारत में कुल राज्यों का संख्या 14 और यूटी का संख्या कितना होगा? 6। बस समझ में आया? और इसी के आधार पर अगर आप देखें तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग के पास कितना राज्य होगा? तो 28 राज्य। और यूटी का संख्या कितना? 8। हम उन्हीं राज्य को बनाने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब हम लोग का जो वीडियो होगा वो राज्य का पुनर्गठन को लेकर के होगा, कैसे हम लोग 14 से 28 तक पहुंचे।
ठीक है यहां तक ना। सबसे पहले हम लोग एक चीज ध्यान रखते हैं कि 14 राज्य कौन कौन सा था। ठीक है, तो 14 राज्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाने का प्रयास करेंगे, फिर साउथ चल करके इस लूप को खत्म करेंगे ताकि सारा राज्य पकड़ा जाए। सबसे पहले बात याद रखिएगा बंबई, बंबई के बाद याद रखना है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद याद रखना है पंजाब, पंजाब के बाद याद रखना है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद याद रखना मध्य प्रदेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका आ जाएगा बिहार, बिहार के बाद याद रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आप याद रखिएगा असम, उसके बाद उड़ीसा का ठीक नीचे आइएगा तभी आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश के बाद ध्यान रखिएगा आप मद्रास, उसके बाद आप याद रखेंगे केरल, उसके बाद कौन हो जाएगा मैसूर। अगर आप देखें तो टोटल हम लोग के पास 14 स्टेट दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 7वां संविधान संशोधन 1956 को पारित करके टोटल कितना स्टेट बनाया गया, 14 स्टेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यूटी जो थे वो टोटल 6 यूटी थे। कौन कौन से, तो दिल्ली, इसके बाद याद रखेंगे अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ध्यान रखिएगा त्रिपुरा, उसका याद रखिएगा मणिपुर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप ढंग से देख लें बोर्ड को कि 14 राज्य कौन कौन होंगे और 6 यूटी कौन कौन से होंगे। इसका मतलब जो भारत का भी प्रेजेंट टाइम में 3 राज्य है, एक टाइम क्या था, यूटी था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आई इन 14 से और 6 से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 यूटी का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक। आई सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो 1 मई 1960 को, ठीक है, क्या बनेगा, गुजरात। और क्लियर हो गया, 1 मई 1960 को क्या बना, गुजरात। किसको तोड़ करके, तो बंबई को तोड़ कर ऊपर गुजरात हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और इसका रैंकिंग कितना होगा, ये 15वां राज्य के रूप में जाना जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर 1963 को आप क्या देखेंगे, नागालैंड। क्लियर हो गया। और ये भारत का 16वां राज्य होगा। और आपको पता है कि नागालैंड अगर आप देखें तो नागालैंड यहां दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1 दिसंबर के बाद अगर आप आएंगे 1 नवंबर 1966 को, अगर आप देखें तो हरियाणा, हरियाणा भारत का 17वां स्टेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हरियाणा को अगर आप लोकेट कर पाए तो अगर आप देखिएगा तो इस जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, हरियाणा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद ध्यान रखेंगे हरियाणा के बाद 25 जनवरी 1971 यहां बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब आप जो उधर यूटी देखे हुए हैं वो अब टूट अलग हो रहा है, ठीक है। तो बाद में हम लोग कंपाइल भी कर लेंगे कुल कितना यूटी हम लोग के पास होगा। तो ये हम लोग का जो स्टेट होगा याद रखिएगा 17वां है, ये कौन सा स्टेट होगा, 18वां, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 21 जनवरी, और ये हिमाचल प्रदेश आपको कहां दिखाई देगा, तो आप इसका मैपिंग क्लियर कर चुके हैं, ये हम लोग का क्या है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को अगर हम लोग देखें तो एक साथ 3 स्टेट को बनाया जाएगा। और वो कौन कौन सा स्टेट होगा, सबसे पहला याद रखिएगा, ठीक है, मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद कौन होगा, मेघालय। और याद रखिएगा ये 19वां राज्य होगा, त्रिपुरा 20वां राज्य होगा, 21वां राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। तो ये बात याद रखेंगे कि 3 स्टेट बनाया जाएगा, मणिपुर को, उसके बाद त्रिपुरा को, उसके बाद मेघालय को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्टेट 19वां होगा, ये स्टेट आपका 20वां होगा और ये स्टेट आपका क्या होगा, 21वां होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप समरी को देख लेंगे कि कैसे कैसे स्टेट बन रहा है, इसके शॉट ले लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आएंगे हम लोग तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित करा जाएगा।
और इसके लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि 35वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि सहराज्य बनाया गया 1974 में, फिर 36वां संविधान संशोधन होगा 1975 में, और याद रखिएगा तब जाकर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद याद रखेंगे हम लोग कि 20 फरवरी 1987 को 2 स्टेट मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को, ध्यान रखिएगा, 24वां राज्य के रूप में घोषित किया जाएगा। और इनका अगर लोकेशन देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा ये पूरा लोकेशन में, और याद रखिएगा यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और ये भी बात याद रखेंगे कि मिजोरम के लिए 53वां संविधान संशोधन करना पड़ गया और अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखिएगा 55वां संविधान संशोधन करना पड़ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 30 मई, ठीक है, 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया जाएगा। और ये भी बात याद रखिएगा, पहले दमन दीव और गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पहले यूटी बनाया गया पुर्तगाल से लेकर के। ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद क्या करा गया कि गोवा को उससे अलग करके 25वां स्टेट बना दिया जाएगा। कब? तो 30 मई 1987। और इसमें जो संविधान संशोधन करा गया तो याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को, ठीक है, भारत का 26वां राज्य बनाया जाएगा। 9 नवंबर 2000 को याद रखिएगा उत्तराखंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत का 27वां राज्य बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को हम लोग क्या करेंगे, झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करा गया है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करा गया है और झारखंड को बिहार से अलग करा गया। ये बात आप जान ही रहे हैं। और ये समझने वाली बात है कि अभी हम लोग के पास 28 राज्य है और 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना को घोषित किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं 29वां राज्य के तौर पे। और चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को उस 14 वाली लिस्ट, 14 राज्य की लिस्ट में डाला गया था, अब वो हट करके आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम आएगा। ठीक है, विधेयक को अधिनियम में बोला जाएगा, 31 अक्टूबर 2019 को लागू होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर टूट करके, ठीक है, 2 नया यूटी बनेगा, जिसके कारण से अब वो राज्य की लिस्ट से हट करके यूटी में चला जाएगा। ऑटोमेटिक राज्य का संख्या यहाँ पर 29 से 28 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हम लोग के पास टोटल का टोटल राज्य कितना है, तो 28 है। ठीक है। इसके बाद आइए जल्दी से हम लोग यूटी को काउंट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा पहले से लिस्टेड था हम लोग का दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और अब 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर, ठीक है, नागर हवेली को आप यूटी की लिस्ट में जोड़े। इसके बाद याद रखिएगा दमन, दीव एवं गोवा आप 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1962 में यूटी की लिस्ट में जोड़ा गया। ठीक। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पांडिचेरी को 14वां संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से यूटी की लिस्ट में जोड़ा गया। वहीं चंडीगढ़ को 1966 में जोड़ा गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए 18वां संविधान संशोधन करा गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो हम लोग के पास टोटल यूटी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को जब डिसॉल्व करा गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को, तो ये जो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, ये बात आपको पता है। और ये बात याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को क्यों लागू हुआ, इसलिए लागू हुआ कि इस समय हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, मनाते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि टोटल देशी रियासत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार पटेल जी का था।
और ये सरदार पटेल के जन्म दिवस के महत्व को, ठीक है, फिर से दोबारा उनके कीर्तिमान को समझाने के लिए दोबारा हम लोग क्या करें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप के दिन ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू करें। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध किससे है? तो सरदार पटेल से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया तो इसको लेकर के आप क्या किए, यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया यूटी बनाया। तो यहाँ पर हम लोग के पास टोटल पहले से 7 था और एक 8वां, ये 9वां, और जबकि वर्तमान में 8 है। इसके पीछे का कारण ये है कि याद रखेंगे बाद में यहाँ कुछ सुधार करा जाएगा और दादर, नागर हवेली, दमन, दीव को मिला करके एक यूटी बनाया जाएगा। और ये कब बनाया जाएगा? तो 26 जनवरी 2020 को। इसका मतलब टोटल 9 में से 2 को जोड़ करके एक यूटी जब कन्वर्ट करा जाएगा तो आपको पता है कि टोटल 9 था, 2 मिला तो इनका संख्या 1 हो जाएगा, तो टोटल रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा यूटी हम लोग के पास 8। तो इस तरह से आपके सामने। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो पांडिचेरी के बारे में आप देख रहे हैं कि पांडिचेरी जो है ऐसा यूटी है जो 3 राज्य में बिखरा है। ठीक है, 3 राज्य में फैला है या बिखरा है, और इसके पास कुल जिला कितना है? तो इसके पास टोटल जिलों का संख्या 4। ये दोनों में एमसीक्यू रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 3 राज्य कौन सा है? तो जो कलर चेंज हो रहा है वो देखेंगे। ये 3 राज्य, एक आंध्र प्रदेश में जो हिस्सा पड़ता है वो यनम पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु में 2 हिस्सा पड़ता है, एक खुद पांडिचेरी और एक हिस्सा पड़ता है आपका कराईकल। क्लियर हो गया? इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक आपका केरल में हिस्सा पड़ेगा माहे। और ये जो आप रेड कलर में 4 नाम देख रहे हैं, ये चारों नाम पांडिचेरी का जिला है। और इसका टोटल एक्सपेंशन कितने राज्यों में? तो 3 राज्य में, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तमिलनाडु हो गया और एक याद रखिएगा केरल। ठीक है, यहाँ तक ना। इस तरह से भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है, जितना भी कंसेप्ट है आपको संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम से सारा समझा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और रिलेवेंट आप जो भी किताब आप लीजिएगा भाग 1 से संबंधित एमसीक्यू के लिए, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कहीं कोई सवाल आपका छूटने नहीं जा रहा। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा जीएस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके कंसेप्ट के गहराई में जाइए। एक बार आप कंसेप्चुअल तरीके से जीएस के अप्रोच को डेवलप कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए जीएस करना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ जीएस का मतलब जनरल स्टडीज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। खूब मन से पढ़िए, खुश रहिए, सब चीज सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।